दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने क्लास 11th में कॉमर्स लिया है या बीबीए और बीकॉम या एमबीए अगर आप कर रहे हैं और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आप आए हैं एमबीए में या बीबीए में, तो उसमें ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। यानी अगर कॉमर्स और मैनेजमेंट में आपको आगे चल के रहना है और बने रहना है तो ये सारे टर्म्स आपको हमेशा उनसे सामना होता रहेगा। अगर नहीं सीखा, नहीं समझा तो ये परेशान भी करेंगे। इसलिए आइए आज इस कॉन्सेप्ट को, इस सारी टर्मिनोलॉजीज़ को जो कि अकाउंट्स में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में यूज़ होंगी, उनका आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि होता क्या है। बाकी आप इसकी नोट्स अगर बनाना हो या इसके बारे में पूरा पढ़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसकी एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसमें से उसको पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे कोशिश ये करूँगा कि वो मुश्किल टर्म्स जो आपको बुक में समझ के पढ़ के समझ में आना मुश्किल हो जाता है, वो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। जब आप समझ लेंगे तो एग्ज़ाम्स में लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक मतलब एक तरीके से कॉमन हो गया। अकाउंटिंग कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप सबको मालूम है, लेकिन अगर हम ये पूछें या कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हमसे ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, आसान लैंग्वेज में समझाओ नॉन कॉमर्स वालों को जो जिन्होंने कॉमर्स नहीं लिया है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस की एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी और आपकी एक लैंग्वेज है। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई किसी और लैंग्वेज में बात करता है। तो अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस की लैंग्वेज है। बिज़नेस के टर्म्स में, बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में जब कोई बात करेगा तो वो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करेगा। ठीक है, और टर्म्स यानी जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जो चीज़ें, जो बातें, जो स्लोगन या टर्म्स यूज़ होते हैं वो अकाउंटिंग टर्म्स हो जाएंगे या टर्मिनोलॉजीज़ हो जाएंगे। तो बिज़नेस में हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ ना कुछ लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्ड्स होते हैं। तो आप समझ लीजिए ये अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बगैर अकाउंटिंग समझना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन बहुत कॉमन है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नाम आपने सुना होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देना। ट्रांजैक्शन का असल में मतलब होता है लेन देन, द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी। मनी का, गुड्स का या सर्विसेज का ट्रांसफ़र को ही ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह के हो सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश मतलब नगद ट्रांजैक्शन, यानी ऐसा गुड्स और ऐसे सर्विसेज का एक्सचेंज जिसके बदले में कैश मिला हो, कैश रिटर्न में मिल गया हो, उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और क्रेडिट मतलब होता है उधार। जहाँ भी कॉमर्स में क्रेडिट मतलब आएगा आप समझिए वो उधार की बात हो रही है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो हो गया जिसका ट्रांजैक्शन हो गया है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए हैं लेकिन पैसा मिलना बाकी है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एक टर्म आता है बिज़नेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो लेन देन हो गया कि एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का अगर एक्सचेंज करेंगे वो ट्रांजैक्शन होगा। बिज़नेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो लेन देन होते हैं जिसके ज़रिए से बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे इफ़ेक्ट पड़ता हो, बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ पर असर पड़ता हो। जैसे कोई भी आप कह सकते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो गुड्स जब परचेज़ किया है तो क्या होगा, कंपनी के पास एक एसेट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्रेडिट पे ख़रीदा है, उधार पे ख़रीदा है तो कंपनी के ऊपर एक बोझ बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं, कोई भी ऐसा लेन देन जो बिज़नेस के पोजीशन पे, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे असर डालता है, इम्पैक्ट करता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है अकाउंट। अब अकाउंट क्या चीज़ है? अकाउंट जो ट्रांजैक्शन हमने किया है उनको जहाँ लिखेंगे, जहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उन जहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज़ नोन एज अकाउंट। अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंट होता कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके बना रखा है, देखिए यहाँ पे अकाउंट आपको नॉर्मली टी शेप का मिलेगा। आपको ये लाइन, डार्क लाइन दिख रही होगी, ये टी बना है ना, तो टी शेप में ही अकाउंट होता है। यहाँ एक साइड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, दूसरे साइड भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये LHS है, जिसको हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे, LHS एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेकिन अकाउंट्स में LHS एंड RHS नहीं कहते। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो इधर का साइड होता है, उसको डेबिट साइड बोलते हैं, डेबिट साइड, जिसको डिनोट करते हैं DR से। देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है DR। DR मीन्स डेबिट साइड।
एंड जो RHS है दैट इज़ राइट हैंड साइड है जो हमारे टी शेप अकाउंट का, उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं और शॉर्ट में डिनोट करते हैं CR से। इसीलिए अकाउंट जो बनता है वो आपका यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। और ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए थे वो अकाउंट में किया था। तो अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल का अकाउंट हो सकता है, किसी लैंड का अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग का अकाउंट हो सकता है, मशीनरी का अकाउंट होता है। और इन दोनों में एक तरफ जो चीज़ें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान लें कि हमारा कोई एक अकाउंट मान लीजिए आप, जैसे कोई बिल्डिंग अकाउंट मान लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी इसमें ये लैंड एंड बिल्डिंग वो अकाउंट है जिसमें जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें हुई है, घटना या बढ़ना, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो हुआ है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एक तरफ अगर बिल्डिंग हमने परचेज़ की है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो वो हमारी बिल्डिंग जो बढ़ी हुई वैल्यू है या हमने एडिशन बिल्डिंग ऐड की है तो वो एक तरफ आ जाएगा हमारा। ठीक है, वो हम बाद में सिखाएंगे आपको कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये बस समझ लीजिए कि अकाउंट्स जो होते हैं, इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो अकाउंट में होते हैं। अकाउंट का शेप होता है T। LHS लेफ़्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। और शॉर्ट में ऊपर DR लेफ़्ट साइड में और CR राइट साइड में लिख देते हैं। और हर चीज़ का अकाउंट सेपरेट होता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, आगे चल के किसी पर्सन का अकाउंट या कोई मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट होंगे। जिस चीज़ का अकाउंट होगा उस अकाउंट में सिर्फ उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम उसमें फिल करेंगे या उसमें भरेंगे। ठीक है, अब आइए उसके बाद जो हमारा है कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिज़नेस में मालिक पैसा लगाता है। देखिए, हम सब जानते हैं, अगर हम कॉमर्स में आ गए हैं तो बिज़नेस एक अलग चीज़ होता है और ओनर जो उसका मालिक है वो अलग चीज़ है। ठीक है, इन टू सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ये अलग अलग पर्सन एक तरीके से हैं। बिज़नेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वहीं जो एक ओनर है वो नेचुरल पर्सन है, लेकिन दो अलग अलग कैटेगरी होती है, दो अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। तो जो मालिक, जो ओनर अपने बिज़नेस में पैसा लगाता है, ठीक है, जो पैसा लगाएगा उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो पैसा मालिक, ओनर बिज़नेस में लगाता है उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स वो एक्सपेंसेस होते हैं पर्सनल नेचर के, जो बिजनेसमैन यानी ओनर बिज़नेस से करता है, अपना ज़ाती, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस। जैसे घर में शादी पड़ गई, ठीक है, तो मालिक ने, ओनर ने, बिज़नेसमैन ने अपने बिज़नेस से 10 लाख रुपए निकाल लिए तो उसकी कैपिटल कम हो गई है ना। तो ड्राइंग्स क्या होता है? जो वो खर्चे होते हैं ड्राइंग्स पर्सनल, जो मालिक बिजनेसमैन अपने पर्सनल नेचर का करता है। जैसे बच्चों की फ़ीस देना है, अगर उसने बिज़नेस में से दे दिया तो जो फ़ीस उसने 2000 रुपये दी है वो ड्राइंग्स कहलाएगी। ठीक है, किसी का बर्थडे पड़ गया, बर्थडे में जो गिफ्ट उसने दुकान से लेके दिया है, अपने बिज़नेस से लेके दिया है, वो ड्राइंग्स हो सकती है। तो ड्राइंग्स पैसे के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर पैसा निकाला है तो पैसे के हिसाब से ड्राइंग्स होगी कि पैसा कैश निकाला है, और गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कपड़े का शोरूम है, उसके घर में शादी पड़ी है, ठीक है, उसने वहाँ अपने शोरूम से 5 जोड़े 5 पेयर ऑफ क्लॉथ्स उसने निकाल के घर पे दे दिया। अगर तो वहाँ पे क्या करेंगे, गुड्स भी निकाल सकते हैं। यानी जो भी ड्राइंग्स वो होता है जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अपने बिजनेस से पैसा या सामान निकालता है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल में कमी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, 10 लाख अगर पैसा लगाया था जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन ने, अगर उसमें से 1 लाख रुपए आज अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकाला है, तो उसकी वजह से उसकी कैपिटल उतने लाख से कम हो जाएगी। 10 लाख कैपिटल थी, 1 लाख का ड्राइंग्स कर लिया, तो ये 1 लाख 10 लाख में से लेस कर देंगे तो आज उसकी कैपिटल जो है वो 9 लाख है। ये बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए ड्राइंग्स हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिज़नेस, जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंस करता है बिज़नेस से, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। उसके बाद आइए 5th टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कर्ज, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, या डेट, इसको बी नहीं पढ़ते, इसमें डेब्ट नहीं कहते, इसको डेट कहते हैं, बी साइलेंट होता है, DET, डेट। ठीक है, लिखते हैं DEBT। तो ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी या कर्ज, डेट मतलब होता है कर्ज, विच द बिज़नेस हैज़ टू पे, यानी बिज़नेस पे जो भी जिम्मेदारी है, जो भी कर्ज बिज़नेस के ऊपर है, जिसको बिज़नेस को पे करना है,
ने पैसा देना है किसी को, तो वो लाइबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है, कर्ज़ होता है बिज़नेस के ऊपर, बोझ होता है। तो ऐसा अमाउंट जो बिज़नेस को पे करना है, किसी को देना है, यानी एक ऑब्लिगेशन है, एक उस पर ज़िम्मेदारी है, एक डेट है, तो ऐसे अमाउंट को लाइबिलिटी कहते हैं, ऐसी चीज़ को लाइबिलिटी कहते हैं जो बिज़नेस को बाद में पे करना है। ठीक है। एसेट क्या होता है? एसेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एसेट एंड लाइबिलिटी ये बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा। ठीक है। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय द बिजनेस टू कैरी आउट द बिजनेस। ठीक है। ये बिज़नेस के पास वो प्रॉपर्टी होती है, वो रिसोर्सेज होता है जो बिज़नेस अपने बिज़नेस को जो बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस को रन करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो वो प्रॉपर्टी जो भी चीज़ होगी जो हमारे बिज़नेस में हेल्पफुल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बिज़नेस खोला है तो हमने एक ज़मीन खरीदी होगी, तो वो लैंड हमारे लिए एक एसेट है। उस लैंड पे हमने अपना एक शोरूम बनाया, तो जो बिल्डिंग बनी वो बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है। उस शोरूम में हमने अपना फर्नीचर बनाया, फर्नीचर जो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमारे बिज़नेस के रनिंग और ऑपरेशन में उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है। हमने अपने शोरूम में कपड़ा ख़रीद के लगा दिया, ठीक है, तो वो कपड़ा हमारे लिए एक एसेट है। हमने बिल बनाने के लिए एक कंप्यूटर ख़रीद लिया, लैपटॉप ख़रीद लिया, वो बिल बनाने के लिए जो कंप्यूटर और लैपटॉप लिया वो एक एसेट है। यानी एसेट वो प्रॉपर्टी है बिज़नेस की जो जिससे बिज़नेसमैन अपना बिज़नेस करता है, यानी पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब इसमें टाइप्स होती है, लाइबिलिटी में भी अलग टाइप्स होती है, कई टाइप्स की लाइबिलिटी होती हैं। एसेट्स में भी कई टाइप की कई टाइप्स के एसेट्स होते हैं। इसको मैं बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट्स वो सारी प्रॉपर्टीज़ या रिसोर्सेज होते हैं जो बिज़नेस मैन अपने बिज़नेस करने के लिए इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। लाइबिलिटी ये वो ऑब्लिगेशन होता है या वो कर्ज़ होता है जो बिज़नेसमैन को देना होता है दूसरे को, यानी एक ज़िम्मेदारी है, एक बोझ है। ठीक है। अब आते हैं 7 पॉइंट हमारा एक्सपेंसेस यानी सामान बनाने में कुछ ना कुछ जो पैसा लगेगा ना, वो पैसा जो सामान बनाने में या सामान को ख़रीदने में लगा है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो मैन्युफैक्चर करने में, यानी ये पेन हमारे पास है तो इस पेन को बनाने में जो पैसा लग रहा है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। वो हमारा एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ऐसे ही या और टू जनरेट रेवेन्यू, अगर हमने इसका क्या किया है, हमने एक स्टेशनरी शॉप खरीदी है, शॉप खोली है, तो इसका क्या मतलब, हम पेन बनाते तो है नहीं, पेन हम खरीदते हैं किसी से बेचने के लिए। तो जो हम पैसा खरीदने में लगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन हमें 8 रुपये की पड़ी है और हमने 10 रुपये का बेच दिया, तो जो 8 रुपये की हमें पेन पड़ी है ना, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। यानी जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या गुड्स जो हमने ख़रीदा है आगे बेचने के लिए, जो भी कॉस्ट हमारी लगी है उस गुड्स को, उस सामान को बनाने के लिए, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सपेंसेस बहुत आसान है कि सामान को बनाने में जो भी पैसा लगेगा, फ्री में तो बनेगा नहीं, उस पैसे को हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। ठीक है। अब आइए एक टर्म रेवेन्यू वो सारे पैसे को कहते हैं जो बिज़नेस में आता है। बहुत आसान है, बिज़नेस में जितना पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू होगा। ठीक है। देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग चीज़ होती है। आप ये नहीं कह सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई मोमोज़ वाला, आजकल वीडियो बहुत कॉमन होती है कि भाई वो दिन भर में 50,000 रुपये पा जाता है, लेकिन आप ये तो सोचिए कि 50,000 उसका प्रॉफिट नहीं है। उस 50,000 ये तो पैसा उसको मिल रहा है मोमोज़ बेचने पर, लेकिन उसको मोमोज़ बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके एक्सपेंसेस होंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है अभी हम आगे चल के बताएंगे। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू अलग होता है। रेवेन्यू वो सारा पैसा होता है जो बिज़नेस के अंदर फ्लो करके आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश, बिज़नेस के अंदर कैश आ रहा है, तो सारे पैसे को रेवेन्यू बोलेंगे। अब रेवेन्यू हमारे पास मेजर 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू को भी बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो बिज़नेस के प्राइमरी फंक्शन से, जो बिज़नेस का मेन काम है ना, उसके ज़रिए से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को आने को ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। और जो पैसा उसके अलावा आ रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, उस पर कुछ पैसा हमारा रिसीव हो गया, तो वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं दोनों चीज़। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जैसे कपड़े का शोरूम आपका है,
ठीक है, आपके पास जो पैसा कपड़ा बेच करके आ रहा है, ठीक, वो पैसा ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा। यानी आपकी मेन एक्टिविटी क्या है? आपकी मेन एक्टिविटी कपड़े को बेचना है ना, ठीक है। कपड़े को बेच करके जो पैसा आपके पास आएगा उस पैसे को ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है, वो पैसा होता है जो कभी कभी जो बिज़नेस की मेन एक्टिविटी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कपड़े के शोरूम में आपका लैपटॉप जो था, जो आपने बिल बनाने के लिए यूज़ करते थे, वो ख़राब हो गया। आपने कहा ला उसको बेच देते हैं, 5,000 रुपये का बेच दिया। अब आपका लैपटॉप बेचने का काम तो था नहीं, आपका काम तो था कपड़ा बेचना। लैपटॉप कभी इंसिडेंटली कोई ऐसा इवेंट आ गया, ख़राब हो गया तो बेच दिया, कभी कभार को होता है। तो ऐसे इवेंट को, ऐसे पैसे को नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं, अदर देन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो बिज़नेस का मेन काम है, उस काम से अगर पैसा आ रहा है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और मेन काम के अलावा, जो बिज़नेस का मेन काम है उस काम के अलावा अगर पैसा बिज़नेस के पास आ रहा है तो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसको बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू क्लियर हो गया। लेकिन कुछ टर्म्स देखो आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने बता दिया कि जितना भी पैसा बिज़नेस के अंदर आ रहा है वो आपका रेवेन्यू होगा। पहले गेन समझ लेते हैं, इनकम और प्रॉफिट उसके बाद समझते हैं गेन क्या होता है। गेन जो ऐसा अमाउंट होता है, ऐसा पैसा होता है जो बिज़नेस को कभी कभी रिसीव होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको इस केस में बताया कि बिज़नेसमैन ने लैपटॉप ख़राब हो गया तो उसने 5,000 का बेच दिया, तो वो जो पैसा आया है वो गेन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री कंपनी के पास एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री वाली एक मशीन ख़राब हो गई, उसने क्या किया, उस मशीन को बेच दिया। जो बेच करके जो पैसा आया, कंपनी की उस पर पोजीशन बदली नहीं, कंपनी के पास कैश आ गया, कंपनी के पास से एसेट्स कम हो गई। ठीक है, मशीन एक एसेट्स थी, ठीक है, एसेट्स में कमी आ गई। तो बिज़नेस का मेन काम मशीन को बेचना नहीं है, बिज़नेस का मेन काम लैपटॉप को बेचना नहीं है, बिज़नेस का मेन काम तो कुछ और था जो कभी कभी इर्रेगुलर नेचर का या नॉन रिकरिंग नेचर, जो रोज़ रोज़ नहीं होता, ऐसे नेचर में कोई अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उसको गेन बोलते हैं, कभी कभी वाले को। ठीक है, अब आते हैं इनकम एंड प्रॉफिट पे। इनकम क्या होता है कि जो आपने टोटल रेवेन्यू कमाया है, ठीक है, जितना ही पैसा आप, रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, जो आपका पूरा पैसा बिज़नेस में आ रहा है, कहीं से भी आ जाए, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेन एक्टिविटी से बिज़नेस के या मेन एक्टिविटी से हट के कहीं से भी बिज़नेस में पैसा आ रहा है, उसमें से आप एक्सपेंसेस को घटा देंगे। एक्सपेंसेस मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो पैसा लगा है उस एक्सपेंस को घटा देंगे, उस अमाउंट को जो आएगा वो आपको इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस अगर घटा देंगे तो आपका इनकम आ जाएगा। अब इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझिए। ये टोटल रेवेन्यू था, फिर हमने आपको बताया कि रेवेन्यू दो टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रेवेन्यू होता है जो कि बिज़नेस की मेन एक्टिविटी होती है, और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है जो बिज़नेस की मेन एक्टिविटी नहीं होती है, मेन एक्टिविटी के अलावा। तो प्रॉफिट क्या होता है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुए, जो आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू से जो आपको पैसा आया है उसमें से अगर आपने टोटल एक्सपेंसेस कम कर दिया, सारे टोटल एक्सपेंस को एक साथ मिला करके घटा दिया, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस अगर आपने कम कर दिया तो प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा दिया तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। गेन और रेवेन्यू बहुत आसान है। गेन क्या होगा, जो ऐसी एक्टिविटी जो कभी कभी बिज़नेस करता है, ज़मीन पड़ी थी, ज़मीन उसने बेच दी, ज़मीन का मेन काम नहीं था, लेकिन जो पैसा आया है उसको गेन कहेंगे, जो प्रॉफिट उसमें हुआ है, ठीक है, उसको गेन बोलेंगे। रेवेन्यू, जो सारा पैसा एक साथ बिज़नेस के पास आ गया वो रेवेन्यू हो जाएगा। प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सपेंसेस घटा देंगे तो वो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जैसे प्रॉफिट भी दो तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, ये हम आपको मेन दो तरीके बताएंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस 2-3 तरह के होते हैं, तो इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अभी और भी बेसिक टर्म्स रह गए हैं, तो अगली वीडियो में कुछ और बेसिक टर्म्स की मैं बात करूँगा ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को, अगर समझ में कोई कॉन्सेप्ट ना आया हो तो दोबारा रिपीट करके, रिवाइंड करके देखिएगा। और नोट्स के लिए मैंने बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि एक लिंक डाल दूँगा PDF फाइल की, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसकी नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, या जो बुक आप फॉलो करते हैं उस बुक से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, यहाँ समझ लीजिए और लिखने के लिए एग्ज़ाम में मटेरियल लिखने के लिए बुक से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।